एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करेंगे और बड़ी खबर इस वक्त मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर है। सूत्रों से मिली बड़ी जानकारी, यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार जल्दी हो सकता है। अगले 4 से 5 दिन में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। आरएलडी को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार में सुभाषपा को भी जगह मिल सकती है। जानकारी सोर्सेज के हवाले से है। देखिए, सुभाषपा प्रमुख तो लगातार इंतजार कर रहे हैं, जब से एनडीए का हिस्सा बने तब से लगातार इंतजार कर रहे। बीच में खबरें भी आई थी कि उनकी नाराज़गी भी है, क्योंकि अब तक जो कैबिनेट में विस्तार है वो हो नहीं पाया। लेकिन अब खबर यह है कि 4 से 5 दिनों के भीतर कैबिनेट विस्तार संभव है। यूपी में जल्द ही कैबिनेट विस्तार होगा, ये बड़ी खबर। और इसमें आरएलडी, क्योंकि आरएलडी ने भी एनडीए के साथ में जाने का फैसला लिया, और दूसरी तरफ सुभाषपा जो कि पहले से ही एनडीए का हिस्सा है। तो ऐसे में दोनों ही पार्टीज को मौका मिल सकता है, जगह मिल सकती है कैबिनेट के अंदर। यूपी में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, क्योंकि देखिए कल ही चर्चा भी हुई है, राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं। और जाहिर तौर पर, क्योंकि अब जब सीट्स में कौन कौन से प्रत्याशी उतर रहे हैं, ये सब फॉर्मूले तय हो रहे, तो जाहिर तौर पर अब सबको साथ लेकर चलने की अगर बात हो रही तो खुश भी करना होगा और खुश किया जा सकता है कैबिनेट में जगह देकर। बिल्कुल, इसी बीच आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। बीजेपी सीईसी की बैठक पर सोर्सेस के हवाले से बड़ी जानकारी है। यूपी में 75 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। यूपी की 50 सीटों पर उम्मीदवार के नाम लगभग तय हो चुके हैं। अपना दल यानी कि आरएलडी को 2-2 सीट, सुभाषपा को बीजेपी की 1 सीट देगी। तेलंगाना को लेकर पहली लिस्ट में 4 से 5 नामों की उम्मीद है। तेलंगाना में 3 सांसदों को फिर से टिकट मिल सकता है। सीईसी की बैठक में असम की सीटों पर भी चर्चा होगी। डिब्रूगढ़ से सोनोवाल को मिल सकता है टिकट, ये जानकारी मिल रही है। रामेश्वर तेली को भेजा जा सकता है राज्यसभा। इसके अलावा असम में 11 सीटों पर लड़ेगी बीजेपी, तो ये जानकारी मिल रही है। दरअसल 5 घंटे तक मंथन हुआ लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में, और उसमें ये तमाम नाम तय हुए हैं। सीईसी की मीटिंग में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये मौजूद रहे। इस बैठक में अप्रैल मई में होने जा रहे लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया गया। सीईसी की इस बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, गुजरात के सीएम, इसके अलावा मध्य प्रदेश के सीएम, छत्तीसगढ़ के, उत्तराखंड के और गोवा के सीएम थे जो शामिल रहे, और बैठक में नाम तय हुए। इस मीटिंग में क्या क्या हुआ इसके बारे में हालांकि बहुत ज्यादा जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन यह बताया जा रहा है कि कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों, नेताओं के साथ लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर चर्चा की गई है, और उम्मीद है कि अब पहली लिस्ट जल्दी आ सकती है सामने। बढ़ेंगे खबरों में आगे बात दिल्ली की, जहां केंद्र कैबिनेट में बड़ा फैसला। केंद्र की पीएम सूर्य घर योजना को मंजूरी दी गई है। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां दिल्ली से ये बड़ी जानकारी है। और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला हुआ है। 1 करोड़ घरों में जो है वो बिजली फ्री मिलेगी। और देखिए, केंद्र की पीएम सूर्य योजना, इसका लाभ जो है अब जनता को मिलने जा रहा है। केंद्र की पीएम सूर्य घर योजना को मंजूरी मिल चुकी है और केंद्र की कैबिनेट में यह बड़ा फैसला लिया गया है। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट बिजली फ्री यहां पर मिलेगी। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सोलर एनर्जी का जिक्र करते आए हैं और सोलर एनर्जी को बढ़ावा भी देते आए हैं। फिलहाल यहां पर दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट का ये बड़ा फैसला। केंद्र की पीएम सूर्य घर योजना के तहत बड़ी सौगात मिली। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी। केंद्र की पीएम सूर्य घर से योजना से संबंधित ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ा ये तोहफा लोगों के लिए रहा, और इस बीच 300 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी। सोलर पैनल्स के जरिए बिजली दी जाएगी। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट में ये बड़ा फैसला। इसी के साथ में बढ़ते हैं आगे, अगली खबर का रुख करते हैं। मोदी कैबिनेट का बड़े फैसले के बारे में आपको बताते हैं, आपको जानकारी देते हैं कि देश में लगेंगे 3000 नए सेमीकंडक्टर प्लांट्स। ये कह दिया गया है केंद्र की ओर, देश में लगेंगे 3 नए सेमीकंडक्टर प्लांट, और 3 नए सेमीकंडक्टर प्लांट्स के जरिए 80,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। फोन, टीवी से लेकर कार तक सस्ते हो जाएंगे इन सेमीकंडक्टर्स की वजह से। और देखिए, इससे पहले भी हमने देखा है पीएम मोदी सेमीकंडक्टर्स का जिक्र कर चुके हैं कि उनका निर्माण देश में किया जाएगा, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के तहत किया जाएगा। फिलहाल 3 बड़े प्लांट्स लगाने की योजना बनाई गई है। इससे 80,000 युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। तो जिन 4 जातियों का प्रधानमंत्री जिक्र करते हैं, उनमें से युवा एक महत्वपूर्ण जाति, और साथ साथ में युवा प्रधान देश भी भारत है। इसी के साथ में 80,000 युवाओं को इन प्लांट्स के जरिए, सेमीकंडक्टर प्लांट्स के जरिए रोजगार मिलेगा। पूजा, देखिए, देश में 3 सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करने के प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। ये संयंत्र
1.26 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ गुजरात और असम में स्थापित किए जाएंगे और इसके जरिए देश में जो चिप की ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता है उसको कम किया जाएगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पीएम सूर्य घर योजना को भी मंजूरी दी गई और इस सेमीकंडक्टर के प्लांट को लेकर भी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो माना यह जा रहा है कि भारत लगातार तरक्की की दिशा में कदम आगे बढ़ा रहा है और तरक्की के साथ साथ तरक्की आती है आत्मनिर्भरता से और उसी आत्मनिर्भरता के फॉर्मूले पर लगातार भारत काम कर रहा है, जिसका अब ये एक और एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं आगे बढ़कर दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ और यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में शिरकत भी उन्होंने इस मौके पर की। तो देखिए आपने देखा कि लगातार सीसी की बैठक चली और काफ़ी मंथन चला। उत्तर प्रदेश एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है, 80 लोकसभा सीटें आती हैं और कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, तो ऐसे में यूपी पर पूरा फोकस है। और बड़ी खबर इसीलिए भी सामने आई कि इस बैठक के दौरान में चर्चा जाहिर तौर पर कैबिनेट विस्तार को लेकर भी रही। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सीएम योगी जब दिल्ली में पहुंचे तो उन्होंने बैठक में भी हिस्सा लिया और इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड शो में भी उन्होंने शिरकत की मौका देखते हुए। तो दिल्ली दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके जो कार्यक्रम है उनका जिक्र भी किया। इधर सीएम योगी ने 38 अग्निशमन केंद्रों की भी सौगात दी। लखनऊ में सीएम योगी ने 38 अग्निशमन केंद्रों का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया। 35 अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाई और इस दौरान कहा संकट के समय अग्निशमन की भूमिका काफी अहम है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। दरअसल 38 अग्निशमन केंद्रों की सौगात देते हुए सीएम योगी ने यहां पर अग्निशमन केंद्रों की महत्ता बताई। साथ ही आपको बता दें सीएम योगी ने यहां पर कहा कि संकट के समय अग्निशमन की भूमिका बेहद अहम होती है, बेहद खास होती है। आगे बढ़ेंगे रंजना। हाँ बिल्कुल, तो देखिए किसानों को योगी सरकार की तरफ से खुशखबरी, ये बड़ी खबर आपको बताएंगे। यूपी में गेहूं पर एमएसपी बढ़ाया गया है और किसानों को योगी सरकार का ये बड़ा तोहफा। योगी सरकार ने गेहूं पर 150 रुपये एमएसपी बढ़ा दिया है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और देखिए प्रति क्विंटल की अगर बात करें तो यूपी में गेहूं पर एमएसपी 2275 रुपये प्रति क्विंटल और आज से 15 जून तक चलेगी गेहूं की खरीद और 48 घंटे के अंदर किया जाएगा भुगतान। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसानों को योगी सरकार ने यहाँ बड़ा तोहफा दिया है और गेहूं पर 150 रुपये एमएसपी बढ़ा दिया गया है। यूपी में गेहूं पर एमएसपी 2275 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है और साथ ही आज से 15 जून तक गेहूं की खरीद चलेगी। तो एक बड़ा फैसला है किसानों के लिए योगी सरकार का। 48 घंटे के बाद आपको बताते चले कि इसकी पूरी जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। साक्षी आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं पोषण उत्सव की, जिस कार्यक्रम में शामिल हुई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और बिल गेट्स। कुपोषण से निपटने और बच्चों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। और देखिए तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर, बिल गेट्स इस कार्यक्रम में शामिल हुए और साथ साथ में स्मृति ईरानी आपको नजर आ रही हैं। देखिए कुपोषण की समस्या को खत्म करने के लिए पोषण भरी डाइट किस तरीके से बच्चों तक पहुंचाई जाए और बच्चों के स्वास्थ्य का किस तरीके से ख्याल रखा जाए, ऐसी तमाम बातों का जिक्र इस कार्यक्रम में किया गया। बिल गेट्स इस कार्यक्रम में पहुंचे और साथ साथ में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी दोनों ही इस कार्यक्रम में पहुंचे। बच्चों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के ऊपर जोर रखा गया। स्वस्थ जो लाइफस्टाइल है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, इन तमाम बातों के ऊपर चर्चा की गई। बिल गेट्स और स्मृति ईरानी दोनों ही इस पोषण उत्सव कार्यक्रम में मौजूद रहे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बात होगी सीबीआई के समन पर अखिलेश के स्टेटमेंट की। लोकसभा चुनाव से पहले समन आया है, गठबंधन मजबूत हुआ इसलिए समन आया। सीबीआई पहली बार नहीं बुला रही है। अखिलेश यादव ने कई हमला बोला था, उन्होंने कहा था कि साल 2019 का चुनाव था तब इन लोगों ने ऐसे समन भेजा और अब ये 2024 का चुनाव है तो फिर से वैसे समन भेज रहे हैं। ये सब कुछ राजनीति के। सुनिए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है, जिस तरीके से कभी मंथन हुआ था, समुद्र मंथन, उसी तरीके से 2024 में संविधान मंथन होने जा रहा है। लड़ाई उनके बीच में है। एक तरफ तो वो लोग हैं, हम समाजवादी लोग, जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, और दूसरा वो लोग हैं जो संविधान का भक्षक बन गए हैं। तो वही देखिए अखिलेश ने सीबीआई के समन पर जवाब भी भेजा। दिल्ली में पेश होने पर असमर्थता जताई। 2019 की एफआईआर पर 5 साल के बाद समन, 5 साल से कोई जानकारी नहीं मांगी, ये उनके द्वारा कहा गया।
तो अखिलेश यादव ने सीबीआई के समन पर जवाब भेजा और कहा कि 5 साल से कोई जानकारी नहीं मांगी गई। ये अखिलेश यादव की तरफ से कहते हुए दिल्ली में पेश होने पर असमर्थता उन्होंने जताई। उन्होंने कहा 2019 की एफआईआर पर 5 साल के बाद ये समन आया है। चलिए बढ़ेंगे खबरों में आगे बात है शाहजहां शेख की, जिससे कि लंबे दिनों से तलाश थी और बीते दिन शाहजहां शेख पुलिस की गिरफ्त में और शाहजहां शेख को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। बशीरहाट कोर्ट में शाहजहां शेख की पेशी हुई और संदेश खाली केस में गिरफ्तार हुआ है शाहजहां शेख। और इस खबर की बात करें तो हर अखबार पर प्रमुखता से इस खबर को फ्रंट पेज पर रखी गई है। और यौन उत्पीड़न का आरोपी शाहजहां शेख अब पुलिस की गिरफ्त में है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं से यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख आखिर पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। और शाहजहां शेख 5 फरवरी से फरार था। लगातार टीम तलाश कर रही थी। गुरुवार दोपहर के बाद बशीरहाट कोर्ट में उसे 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। और इस फैसले के बाद तृणमूल ने शाहजहां को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित भी कर दिया है। पार्टी नेता डेरेक ओब्रायन ने इसकी जानकारी दी। आपको बताते चले कि शाहजहां शेख के खिलाफ संदेश खाली में 1300 से भी ज्यादा शिकायतें मिली हैं। इनमें कई यौन उत्पीड़न की है। साउथ बंगाल के एडीजी सुप्रतिम सरकार ने बताया कि शाहजहां नॉर्थ 24 परगना के मीना खान इलाके में छिपा था। फिलहाल मामले की जांच पुलिस ने सीआईडी को सौंप दी है। और आपको ये भी बताते चले कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया था कि वो 7 दिन में शाहजहां को कोर्ट में पेश करे। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार की लापरवाही पर भी नाराजगी जताई थी। और देखिए, इसी के साथ में गिरफ्तारी के बाद पार्टी ने कार्रवाई की। टीएमसी ने शाहजहां शेख को सस्पेंड कर दिया है। 6 साल के लिए पार्टी के द्वारा टीएमसी के द्वारा सस्पेंड किया गया है। और देखिए, लगातार टीएमसी के ऊपर कार्रवाई ना करने के आरोप लगाए जा रहे थे। फिलहाल टीएमसी के द्वारा कार्रवाई कर दी गई है। और देखिए, एक तरीके से कई बड़े आरोप बीजेपी ने लगाए। और इस बीच अगर अखबारों का जिक्र करें तो दैनिक जागरण मेरे पास फ्रंट पेज पर हेडलाइन, संदेश खाली कांड का मास्टरमाइंड टीएमसी नेता 55 दिन के बाद गिरफ्तार। महिलाओं ने खेली होली, क्योंकि महिलाएं खुशी मनाती हुई नजर आई। तमाम महिलाओं के द्वारा यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप शाहजहां शेख के ऊपर लगाए गए थे। 5 जनवरी को ईडी पर हमले के घटना के बाद से फरार था शाहजहां शेख। इस बीच तृणमूल नेता पर महिलाओं के यौन शोषण और लोगों से जमीन कब्जा करने के आरोप है। कोर्ट ने 10 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर फिलहाल शाहजहां शेख को भेज दिया है। तृणमूल कांग्रेस के द्वारा निलंबित भी शाहजहां शेख को कर दिया गया है। पूजा, आसान शब्दों में कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि बहुत देर कर दी आते आते। लगातार टीएमसी घिरी रही, वहाँ की सरकार घिरी रही, शाहजहां शेख के संरक्षण के आरोप लगते रहे। लेकिन उससे बेहतर बार बार पुलिस के ऊपर आरोप लगे कि पुलिस संरक्षण कर रही है, पुलिस को पता, लेकिन फिर भी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई। और आप इस पूरे मामले में लगातार आप देख रहे हैं कि बीजेपी फ्रंट फुट पर आकर लगातार घेर रही है सरकार को। और आज पीएम मोदी खुद देखिए पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहने वाले हैं। तो संदेश खाली में शुभेंदु अधिकारी भी पहुंच गए हैं और लोगों ने जश्न मनाया। संदेश खाली पहुंचे बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि आपको याद होगा कोर्ट ने उनको कहा कि आप तो जनप्रतिनिधि हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन आपके साथ जाने वाली भीड़ का क्या, आपको जाना है आप बिल्कुल जाइए। और फिर कोर्ट के आदेश के बाद में आखिरकार शुभेंदु अधिकारी पहुंचे और उनके पहुंचने पर लोगों ने खूब जश्न भी मनाया। तो ये तस्वीरें भी, ये लगातार देखिए संदेश खाली पिछले कुछ दिनों से, पिछले ये मान लीजिए कि 1 महीने से कुछ ज़्यादा ही सुर्खियों में रहा। इससे पहले सुर्खियों में रहा उत्तर 24 परगना। उत्तर 24 परगना भी तब चर्चाओं में आता है जब ईडी के ऊपर हमला बोलता है। खबर ये भी है कि शाहजहां शेख ने कबूला है कि वो डर गया था और डर के कारण से उसने वहाँ पर लोगों को कहा हमले के लिए। बंगाल पुलिस के सामने हमले की बात भी कबूल कर ली है। ईडी सीआरपीएफ पर हमले के लिए लोगों से कहा था। साथ ही कोर्ट में शेख ने ये कबूल किया है कि मेरे आदेश पर ही ईडी अफसरों पर हमला हुआ था। अफसर बिना सूचना के घर आ धमकी थे, केंद्रीय बलों ने घेर लिया था, मुझे गिरफ्तारी का डर था, मैं घबरा गया था। तो ये खुद कबूलनामा शाहजहां शेख की तरफ से सामने आया है। बिल्कुल, तो संदेश खाली को लेकर बीजेपी का ममता सरकार पर जोरदार हमला। कहा ममता सरकार के संरक्षण में था शाहजहां शेख और आरोपी को ममता सरकार ने बचाया। तो देखिए, शाहजहां शेख की गिरफ्तारी जब तक नहीं हुई थी, लगातार बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर थी और लगातार ये बयान सामने आ रहे थे कि शाहजहां शेख ममता सरकार के संरक्षण में। और क्या कुछ बीजेपी ने कहा है निशाना देते हुए, सुनिए। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो गई। अब यह सोचने वाली बात है कि जैसे ही कोर्ट ने ईडी के मामले में गिरफ्तारी का प्रिवेंशन हटाया गया, पहली बात,
संदेश खाली के विषय पर महिलाओं के अत्याचार की कोई भी धारा, बलात्कार या बलात्कार के लिए प्रेरित करने की कोई भी धारा नहीं लगाई गई है। यह भी बहुत साफ हो गया कि जो पश्चिम बंगाल सरकार स्टैंड ले रही थी कि गिरफ्तारी पर रोक है, उसका संदेश खाली के गुनाहों से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने जो ईडी के विषय के ऊपर गिरफ्तारी की रोक हटने के बाद गिरफ्तार किया, तो मैं बहुत साफ पूछना चाहता हूं कि यदि आपने ईडी के विषय पर गिरफ्तार किया है तो पश्चिम बंगाल सरकार उन्हें ईडी को क्यों नहीं सौंप दे रही है?